देखो दोस्तों, लास्ट हमें जो है कोशिका पढ़ रहे थे। लास्ट वीडियो में स्टूडेंटों की रिक्वायरमेंट के आधार पर अपन ने कोशिका स्टार्ट किए, क्योंकि कोशिका फाउंडेशन से और आपके नीट से, जेट, रिट, टीचर कंपटीशन, एसआई, पटवारी, ग्राम सेवक सबसे जुड़ा हुआ टॉपिक ये है। आरएस वगैरह सबसे जुड़ा हुआ टॉपिक है। और मेन बात अगर माने तो कोशिका क्या है कि जीव विज्ञान का एक आधारभूत इकाई है जीव विज्ञान की, है ना। तो कोशिका पढ़ना जरूरी होता है। तो अपन ने लास्ट वीडियो था उसमें कोशिका स्टार्ट कर दी थी। कोशिका में अपन पढ़ रहे थे लास्ट में कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत पढ़ लिया था अपन ने। कोशिका सिद्धांत का जो अपवाद था वो रह गया था। तो कोशिका सिद्धांत का देखो बेटा अपवाद है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद, कोशिका सिद्धांत का अपवाद। देखो दोस्तों, कोशिका सिद्धांत का जो अपवाद है वह है वायरस। क्या है? कोशिका सिद्धांत का जो अपवाद क्या है? वायरस। वायरस देखो, वायरस से क्यों है अपवाद? इसके निम्न बिंदु है। वायरस है ना, वायरस अपवाद है निम्न बिंदु। इसके निम्न बिंदु है, निम्न बिंदु। देखो पहली बात तो क्या है कि वायरस से क्या है, खुद स्वतंत्र विभाजन नहीं कर सकता। तो क्या नहीं कर सकता? ये स्वतंत्र विभाजन, स्वतंत्र विभाजन का अभाव। स्वतंत्र विभाजन का क्या होता है? इसमें अभाव होता है। अतः ये दूसरों पर क्या रहता है? निर्भर होता है। दूसरा क्या है? इसमें स्वतंत्र विभाजन का अभाव होता है, अतः ये दूसरों पर निर्भर रहता है। फिर इसके बाद में क्या होता है? फिर आता है इसके बाद में तो ये जो है, फिर ये इसमें जो जीव द्रव्य है ना, तो एक तो ये स्वतंत्र विभाजन का अभाव होता है, तो दूसरों पर निर्भर, दूसरे सजीव पर निर्भर रहता है। ठीक है। फिर दूसरा क्या है? इसमें जीव द्रव्य का अभाव, जीव द्रव्य कोमा एंजाइम का अभाव होता है इसमें। ठीक है। फिर तीसरा क्या है? इसमें जो आनुवांशिक पदार्थ है, आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या फिर क्या है? आरएनए। तो देखो दोस्तों, डीएनए है ये जंतु वायरस में पाया जाता है, जंतु वायरस में। और आरएनए पाया जाता है पादप वायरस में। कहाँ पाया जाता है? पादप वायरस में। तो देखो दोस्तों, ये क्या है? अपवाद है। किसके? कोशिका सिद्धांत का अपवाद है वायरस। तो अब एक बार इसको दोबारा देखते हैं, पर क्यों है अपवाद। देखो, वायरस वातावरण में स्वतंत्र अवस्था में क्रिस्टल रूप में पाया जाता है। वो तब निष्क्रिय रहता है। सक्रिय कब होगा? जब उसको कोई दूसरा जीव मिल जाता है, तब सक्रिय होता है। तो अपवाद में देखो, पहली बात तो क्या है? स्वतंत्र विभाजन का अभाव होता है इसमें। इसका मतलब ये दूसरे जीव पर निर्भर करता है, दूसरे जीव या कोशिका पर निर्भर करता है। फिर इसमें जीव द्रव्य एंजाइम का अभाव होता है, जीव द्रव्य कोमा एंजाइम का अभाव होता है। इसलिए कोई मैकेनिज्म नहीं होती इसमें, उपापचय क्रियाएं नहीं होती है। जीव द्रव्य भी नहीं है और एंजाइम भी नहीं है, तो इसका मतलब इसमें क्या नहीं होती है? कोई जैविक क्रियाएं नहीं होती, उपापचय नहीं होता है। ठीक है। क्यों नहीं होता उपापचय? क्योंकि न तो इसमें जीव द्रव्य होता है और न एंजाइम होता है। फिर आता है आनुवांशिक पदार्थ। देखो, इसमें अगर आपने आनुवांशिक पदार्थ जो होता है स्वतंत्र जीव जो जनन के लिए, जो स्पष्ट रूप से इसमें जैसे मान लो डीएनए और आरएनए आनुवांशिक गुणों को स्थानांतरण चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है कि डीएनए और आरएनए दोनों कभी भी साथ में नहीं पाए जाते हैं, ये अलग अलग पाए जाते हैं। जंतु वायरस में तो पाया जाता है डीएनए और पादप वायरस में पाया जाता है
आरएनए पाया जाता है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, जो इसमें कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, अर्थात ये सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी भी कहते हैं। आपके क्वेश्चन कई बार बन जाता है कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद वायरस। ठीक है, तो ये यहीं खत्म करते हैं वायरस को, और कोशिका सिद्धांत यहीं खत्म होता है। ठीक है, हाँ भाई, अब आगे लेंगे अपने, आगे अब स्टार्ट करेंगे अपने कोशिका। अब इसमें केंद्र विकास के आधार पर कोशिका के प्रकार, केंद्र विकास के आधार पर कोशिका के प्रकार, केंद्र विकास के आधार पर कोशिका के प्रकार पढ़ेंगे अपन। देखो दोस्तों, केंद्र विकास के आधार पर, केंद्रक विकास के आधार पर कोशिका के प्रकार, या केंद्र कैसे बना, या केंद्र की उत्पत्ति के आधार पर कोशिका के प्रकार। तो इसके है दो प्रकार है दोस्तों। कितने प्रकार है? दो प्रकार, दो प्रकार है। अब ये दो प्रकार कौन कौन से हैं? दो प्रकार कौन कौन से हैं? अपन है पहला लेते हैं, देखो पहला लेते हैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक या इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, या इसको बोलते हैं असीम केंद्रकी, असीम केंद्रकी। ठीक है, और दूसरी है यूकैरियोटिक, या इसको बोलते हैं ससीम केंद्रकी, ससीम केंद्रकी। देखो दोस्तों, ये जो है कोशिका के दो प्रकार हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं केंद्र विकास के आधार पर। क्या बता रहे हैं? केंद्र विकास। तो देखो इसमें अगर बात करें केंद्र विकास का मतलब, यहाँ जो मेन बात आती है इन दोनों पर, इन दोनों पर आती है। अब क्या कि इसका मतलब होता है प्रारंभिक, इसका प्रो का मतलब होता है प्रारंभिक, प्रारंभिक, प्रारंभिक क्या है? प्रारंभिक केंद्र। क्या है? केंद्र। जब प्रारंभिक केंद्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। और यू का मतलब क्या होता है? वास्तविक। यू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वास्तविक। और वास्तविक क्या? केंद्रक। अगर जिनमें वास्तविक केंद्रक होता है या स्पष्ट केंद्रक होता है उनको क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक। तो देखो भाई, प्रो का मतलब जिनमें प्रारंभिक केंद्र, जो पहले केंद्रक बना था वो कुंडलित डीएनए के रूप में बना था, इसलिए वो प्रोकैरियोटिक जीव के अंदर जीव की पहचान होगी। तो वे जीव जिनमें प्रारंभिक केंद्र या कुंडलित डीएनए के रूप में केंद्र पाया जाता है उन्हें प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। और वे जीव या कोशिका जिनके अंदर स्पष्ट संगठित गुणसूत्र युक्त केंद्र पाया जाता है उन्हें ससीम केंद्रिकी, ससीम केंद्रिकी या स्पष्ट केंद्र युक्त या संगठित गुणसूत्र युक्त केंद्र पाया जाता है उन्हें ससीम केंद्रिकी कोशिका या जीव कहते हैं। अब देखो इनके उदाहरण। अब अच्छा एक इसमें उदाहरण आता है इसमें। अब आते हैं आपके उदाहरण। तो देखो उदाहरण के अंदर अपन बात करें, उदाहरण, उदाहरण में अपन इसमें उदाहरण लें इसके। तो उदाहरण क्या है इसके? इसके उदाहरण जो प्रोकैरियोट का उदाहरण है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा जीवाणु और नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल, ये उसके उदाहरण है। ठीक है, अब देखो इसके उदाहरण क्या है। अगर इसकी उदाहरण की बात करें अपन, इसके उदाहरण की बात करें तो एक तो क्या आ गया इसमें, देखो जो शैवाल, नील हरित शैवाल नहीं, शैवाल जो पूर्णतः हरे होते हैं, विकसित होते हैं। अब जैसे मान लो इसमें उदाहरण आ गया शैवाल,
शैवाल आ गया, कवक आ गए, और विकसित जंतु और पादप कोशिका। विकसित है ना, या विकसित जंतु और पादप कोशिका उदाहरण, विकसित जंतु एवं पादप कोशिका। शैवाल, कवक, विकसित जंतु और पादप कोशिका इसके उदाहरण बनते हैं। अब देखो दोस्तों, अपन इसको जो है प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मैंने क्या बताया, प्रोकैरियोटिक मैंने ये बताया, प्रोकैरियोटिक का मतलब जिनमें प्रारंभिक केंद्रक पाया जाता है, और यूकैरियोटिक जिसमें वास्तविक केंद्रक, संगठित केंद्रक पाया जाता है। तो देखो अपन इसको डायग्राम के द्वारा समझेंगे और पढ़ेंगे विथ डायग्राम। तो देखो डायग्राम से कैसे, मान लो ये जो है एक जीवाणु या प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ये जीवाणु या प्रोकैरियोटिक कोशिका है, और ये क्या है, एक यूकैरियोटिक कोशिका है। ये क्या है, एक यूकैरियोटिक कोशिका है, ये एक यूकैरियोटिक कोशिका है, या आपकी यूकैरियोटिक कोशिका। ये कोशिका, तो सबसे पहले अपने केंद्रक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पहले केंद्रक की। तो देखो दोस्तों, केंद्रक की बात करें तो अपने केंद्रक की बात करते हैं तो किसके अंदर, इसके अंदर जो केंद्रक कैसा होता है, कुंडलित डीएनए के रूप में। ये जो है प्रारंभिक केंद्रक, या इसको बोलेंगे अपन कुंडलित डीएनए। ये क्या है, कुंडलित डीएनए, प्रारंभिक केंद्रक। ये कुंडलित डीएनए, तो ये प्रारंभिक केंद्रक हो गया, है ना। इसमें जो केंद्रक कैसा होता है, इसके अंदर केंद्रक कैसा होगा, इसके अंदर अपन बात करें तो केंद्रक क्या होता है, केंद्रक स्पष्ट दोहरी झिल्ली युक्त होता है। स्पष्ट क्या होता है, या इसको थोड़ा सा ले लेते, इधर ले लेते हैं। केंद्र क्या होता है, स्पष्ट दोहरी झिल्ली युक्त होता है। स्पष्ट दोहरी झिल्ली युक्त होता है, जिसमें क्या पाए जाते हैं, जिसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, गुणसूत्र भी पाए जाते हैं, संगठित गुणसूत्र इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो केंद्रक हो गया, इसमें क्या है, स्पष्ट केंद्रक है। केंद्रक विकसित क्यों है कि दोहरी झिल्ली युक्त है, और इसमें क्या है, अंदर क्या है, इसके अंदर गुणसूत्र। क्या है ये, गुणसूत्र। इसमें क्या है, ये गुणसूत्र। वो प्रारंभिक केंद्रक है। ये कौन सा है, प्रारंभिक केंद्रक। अपन इसको बोलेंगे क्या, प्रारंभिक केंद्रक। प्रारंभिक केंद्रक, ये प्रारंभिक केंद्रक है, और इसमें क्या है, ये गुणसूत्र। ये जो केंद्रक प्रोकैरियोटिक वे जीव है, या वे कोशिकाएं जिनमें प्रारंभिक केंद्रक पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। और यूकैरियोटिक वे जिनमें स्पष्ट केंद्रक, संगठित केंद्रक पाया जाता है, यूकैरियोटिक कहलाते हैं। उसके उदाहरण क्या है, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, नीलगिरी, शैवाल। और इसके उदाहरण क्या है, जो है शैवाल, कवक, विकसित जंतु और पादप कोशिका। अब आती है देखो मेन बात, अब आती है कोशिका भित्ति की। किसकी आती है, कोशिका भित्ति की बात आती है। किसकी आती है, कोशिका भित्ति की। तो देखो इसमें अपन बात करें कोशिका भित्ति। तो इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति, ये कोशिका ऑर्गन जो होते हैं अलग विकसित होते हैं इसमें। अब इसमें कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड। या म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है, या इसको अपन कह सकते हैं, या होता है पेप्टाइडो
ग्लाइकोन, पेप्टाइडोग्लाइकोन, म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइडोग्लाइकोन की बनी होती है कोशिका भित्ति, तो अल्प विकसित होती है। इसमें कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? इसमें जो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज। इसमें जो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। स्पष्ट कोशिका भित्ति पाई जाती है और ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई इसमें। अब ये जैसे मान लो इसमें कोशिका झिल्ली की बात करें तो इसमें कोशिका झिल्ली सटी हुई पाई जाती है। किसके? इसके कोशिका झिल्ली इसमें सटी हुई पाई जाती है। किसके अंदर? कोशिका भित्ति के। ठीक है, अब आती है किसकी? और कोशिकांगों की बात करते हैं तो देखो प्रोकैरियोटिक में दो झिल्लीयुक्त कोशिकांगों का अभाव होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी का, इनका सबका क्या होता है? अभाव होता है। लेकिन इसमें यूकैरियोटिक में स्पष्ट क्या पाए जाते हैं? कोशिकांग पाए जाते हैं। तो पहले तो अपन बात कर लेते हैं एक बार इसमें कोशिकांगों की। ठीक है, तो कोशिकांग जैसे मान लो इसमें क्या पाया गया? ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया गया। क्या क्या पाया गया? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में इसमें ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो है इसमें ये माइटोकॉन्ड्रिया है और इसके बाद में ये है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको अंतःपर्दिवी जालिका भी कहते हैं। ये क्या है? इसको अपन क्या कहेंगे? इसको नाम देते हैं अपन, ये क्या है? अंतःपर्दिवी जालिका। अंतःपर्दिवी जालिका, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःपर्दिवी जालिका। ये जाल बनाती है। ठीक है, फिर इसके बाद में इसमें क्या पाया जाता है? मेन कोशिकाएं अपन लेते हैं जो उसमें उनका अभाव होता है। इसके बाद में ये क्या पाया जाता है? हरित लवक। ये क्या है? हरित लवक, है ना? हरित लवक किसमें पाया जाता है? उसमें हरित लवक का अभाव होता है। अब इसके बाद में जैसे मान लो गाल्जीकार। अब ये क्या है? गाल्जीकार। गोल्जीकार, उसमें गोल्जीकार का अभाव होता है। फिर इसके बाद में आता है ये देखो लाइसोसोम। लाइसोसोम, ये लाइसोसोम जो होते हैं पाचक एंजाइम भरे रहते हैं, ये इसमें पाए जाते हैं, उसमें अभाव होता है। तो देखो ये जो बेसिकली अपना कोशिकांग है झिल्लीयुक्त कोशिकांगों का, इसमें ये तो पाए जाते हैं। इसके अलावा देखो इसमें तारकाएं पाए जाते हैं, उसमें तारकाएं का अभाव होता है। ये क्या होती है? इसमें तारकाएं। तारकाएं, उसमें तारकाएं का क्या होता है? अभाव होता है। अब इसके अलावा अब जैसे मान लो अब इसमें जो जैसे कुछ रचनाएं होती है जो, अब जैसे मान लो इसके अंदर आवश्यक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है आवश्यक है, तो इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या काम है? श्वसनी कोशिकांग है। तो ये किसका कार्य करता है? ये मेन जैसे मान लो ये श्वसनी कोशिकांग है। क्या है ये? श्वसनी
या शोषण के उत्तरदायी है। तो फिर जो जिससे अपने ऊर्जा बनती है तो उसमें भी तो ऊर्जा बननी चाहिए प्रोकैरियोटिक में। तो यहाँ क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर इसकी अंतःझिल्ली होगी। ये अंतःझिल्ली होती है इसके अंदर, ये अंतःझिल्ली है, ये क्या है, अंतःझिल्ली। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के इसमें जो यूकेरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया है, प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य इसकी जो है अंतःझिल्ली कुंडलित होकर एक उभारयुक्त रचना का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, उभारयुक्त रचना का निर्माण करती है। इस उभारयुक्त रचना को बोलते हैं अपन मीजोसोम। क्या बोलते हैं, मीजोसोम बोलते हैं, मीजोसोम। ये जो मीजोसोम होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया के समान कार्य करता है। ये क्या कार्य करता है, शोषण का अर्थात ऊर्जा निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है मीजोसोम। अब देखो ये जो है मीजोसोम इसमें बढ़ता है। अब कुछ ऐसी रचनाएं हैं जो प्रोकैरियोटिक में तो पाई जाती है लेकिन यूकेरियोटिक में नहीं पाई जाती है। जैसे मान लो कौन कौन सी, एक आपकी मीजोसोम हो गया, एक इसमें ये जो है वर्ताकार जो है डीएनए है ना, वर्ताकार डीएनए, इसमें वर्ताकार डीएनए को बोलते हैं अपन प्लाज्मिड डीएनए। इसको बोलते हैं अपन वर्ताकार डीएनए या इसको बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए। प्लाज्मिड डीएनए, ये जो प्लाज्मिड डीएनए होता है ये इसमें नहीं पाया जाता है। ये वाहक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, वाहक का कार्य करता है। तो ये ऐसी रचना है इसमें। और अगर इसमें जैसे मान लो उसमें कसाबिका पाई जाती है और इसमें भी कसाबिका कुछ शैवालों में पाई जाती है ना, तो इसमें जैसे मान लो ये क्या बनती है, एक कसाबिका बनती है इसमें, कसाबिका। ये क्या बनती है, कसाबिका। कसाबिका ये केवल किसमें बनती है, जीवाणु में, कसाबिका। तो कसाबिका ये जो है इसका व्यास कितना होता है, 0+9, ठीक है। अगर इनमें कसाबिका पाई जाती है तो उनका व्यास कितना होता है, कसाबिका का व्यास होता है 2+9, ठीक है। ये अब ये है, तो इसमें जैसे मान लो अलग से उसमें तो क्या पाया जाता है, ये वर्ताकार डीएनए। देखो ये हो गया। और इसमें जैसे राइबोसोम है, इसमें जो राइबोसोम कितने ऐसे होते हैं, 70S, कितने, 70S राइबोसोम, 70S राइबोसोम होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें अगर बात करें इसमें 70S और 80S, क्योंकि इसमें जो है 70S तो किसमें पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और एथलाक में, और कितने 80S है ना, 80S दोनों राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम दोनों प्रकार के राइबोसोम से पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अंदर अब देखो इसमें क्या होता है, उसमें अगर बात करें अपन तो ये हो गया आरएनए बिखरा हुआ रहता है। इसमें आरएनए केंद्र के अंदर होता है और उसके अंदर जैसे मान लो प्रोकैरियोटिक की बात करें तो संचित भोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन। संचित भोजन क्या होता है, संचित भोजन, ये क्या पाया जाता है इसमें, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है, संचित भोजन है। ये संचित भोजन है। इसमें संचित भोजन क्या है, अगर इसमें बात करें अपन संचित भोजन की तो इसमें संचित भोजन क्या होगा, इसमें संचित भोजन होगा स्टार्च। संचित भोजन क्या है, स्टार्च। अगर अपन इसकी एक बार में बता रहा हूं, इसका जो व्यास करें तो इसका व्यास जैसे मान लो इसका व्यास कितना होता है, 0.1 से 5 माइक्रोमीटर, 0.1 से 5 माइक्रोमीटर। और इसका व्यास होता है 5 माइक्रोमीटर से लगभग 20 माइक्रोमीटर। ये क्या होता है, व्यास होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना,
ये जो इसका व्यास होता है 5 माइक्रोमीटर से 20 माइक्रोमीटर तक इसका क्या होता है, व्यास होता है। ये इस प्रकार आपकी है। अब देखो इसमें प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं इसमें कोशिका के द्वार। इनको जैसे इसको क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा, जीवद्रय तंतु, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है, जीवद्रय तंतु। इनको और क्या दूसरी भाषा में इनको क्या नाम दिया जाता है, जीवद्रव्य तंतु कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, जीवद्रव्य तंतु कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक में इसका क्या होता है, अभाव होता है। तो देखो इसमें बेसिकली अपन क्या करते हैं, एक बार अपन वापस देख लेते हैं इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का ये बेसिक अंतर हो गया। इसमें मेन क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, जैसे मान लो इसमें ये प्रोकैरियोटिक क्यों है, तो इसमें प्रारंभिक प्रकार का केंद्र पाया जाता है तो प्रोकैरियोटिक है। ये यूकैरियोटिक क्यों है, क्योंकि इसमें वास्तविक केंद्र पाया जाता है, विकसित गुणसूत्रयुक्त केंद्र पाया जाता है, तो ये क्या है, यूकैरियोटिक है। एक बात ही आती है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या आता है, और क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं इसमें, अब एक उदाहरण हो गया, एक बात इसमें उदाहरण हो गई है जीवाणु, इसमें माइकोप्लाज्मा, जीवाणु निरी शैवाल, और इसमें ये जो उदाहरण है शैवाल, कवक, विकसित जंतु और अधक कोशिका। अब आता है कोशिका भित्ति। देखो कोशिका भित्ति, इसमें म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टाइड ग्लाइकोन की बनी। तो एक विशेष बात ध्यान रखने की है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर ये म्यूकोपेप्टाइड, ये कोशिका भित्ति केवल जीवाणु में बनी होती है, किसमें नहीं होती है, ये इसमें माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति का अभाव होता है प्रोकैरियोटिक में, ठीक है, और इसमें होती है। ये क्वेश्चन बनता है कोशिका भित्ति वाला। फिर इसमें जैसे मान लो झिल्लियुक्त कोशिका, उसमें तो नहीं पाए जाते, इसमें पाए जाते हैं। तो इसमें कहाँ कौन सा होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। तो अगर मान लो माइटोकॉन्ड्रिया आवश्यक कोशिकांग है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर क्या पाया जाता है, मेसोसोम पाया जाता है, ठीक है। फिर क्या है इसके अंदर, राइबोसोम, इसमें 17 होते हैं, इसमें 17 शेष दोनों होते हैं। और एक कौन सा है, भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, इसमें जो है भोजन स्टार्च के रूप में संचित होता है। उसमें वर्ताकार डीएनए पाया जाता है और प्लाज्मिक डीएनए, जिसका कार्य क्या है, ये वाहक का कार्य करता है। ये किसका कार्य करता है, वाहक, वाहक का। ये अपने बायोटेक्नोलॉजी में लेते हैं यूज में, तो ये वाहक का कार्य करता है, ठीक है। इस प्रकार ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका की बेसिक बात है जो आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है ना। ये बेसिक बातें इसमें कंप्लीट होती है। अब मैं कुछ जो आपके, एक बार इसको आप जो है नोट आउट कर लें, और एक बात ध्यान से जो है इसको आप पढ़ने के साथ साथ में इसको जो है लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट दीजिए, ठीक है। ये है अभी ये आपके प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक है। इस पर मैं 2-4 क्वेश्चन आपको सोल्व कराता हूँ, क्वेश्चन बताता हूँ इस पर, ठीक है, ताकि आप कई स्टूडेंट की डिमांड है कि सर 2-4 क्वेश्चन भी या संबंधित क्वेश्चन भी दिया करो या बताया करो। तो आपके ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक टॉपिक हो गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेन बातें इसमें जो कंपटीशन में काम आती है, कौन कौन सी, कोशिका भित्ति, मेसोसोम, वर्ताकार डीएनए, कुंडलित डीएनए। एक और इसमें 2 प्रकार का डीएनए पाया जाता है इसमें, एक तो कौन सा, कुंडलित डीएनए, और दूसरा वर्ताकार डीएनए। इसमें जो पहला डीएनए तो कौन सा हो गया, कुंडलित डीएनए, और ये दूसरा कौन सा हो गया, वर्ताकार डीएनए हो गया। इसमें 2 प्रकार का डीएनए होता है, जबकि इसमें जो डीएनए संगठित होता है किसमें, केंद्र के अंदर, ठीक है भाई। अब देखो इसमें मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, कुछ क्वेश्चन है आपके, जैसे इसमें ये कंप्लीट हो गया है। अब इसमें जैसे मान लो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें मैं एक बार इसमें या तक ही इसको मिटा देता हूं ताकि आपको इसको समझा सकूं, क्वेश्चन भी लिखा सकूं साथ साथ में। तो इसमें देखो पहला अपना क्वेश्चन बनाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, पहला क्वेश्चन आपके क्या है इसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका का व्यास होता है। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये है, इसमें क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका का व्यास या इसको बोल सकते हैं आकार होता है। तो देखो इसका, अब देखो सोचो बताओ क्या है, मैंने लिखा है, बताया था भी आपको।
तो इसका जो उत्तर क्या आएगा, लगभग कितना आएगा, उत्तर क्या आएगा, लगभग कितना, ये 0.1 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर। अच्छा क्वेश्चन है। प्रोक्यूरेटिक कोशिका का व्यास, जिसमें जीवाणु वगैरह ये माइकोप्लाज्मा, तो लगभग इसका जो ये अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, प्रोक्यूरेटिक कोशिका का व्यास। दूसरा क्वेश्चन आपके है इसमें, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, प्रोक्यूरेटिक या जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है। अब अगर मान लो माइकोप्लाज्मा आ जाए तो कोशिका भित्ति नहीं है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, प्रोक्यूरेटिक या जीवाणु, अगर जीवाणु पूछ सकता है या प्रोक्यूरेटिक पूछ सकता है कि कोशिका भित्ति बनी होती है, बनी होती है, बनी होती है, तो बताओ किसकी बनी होती है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति किसकी बनी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में आता है। तो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, अलग विकसित होती है, किसकी बनी होती है, म्यूकोपेप्टाइड की, म्यूकोपेप्टाइड, पेप्टाइड। देखो आजकल क्वेश्चन कई तरीके से आने लगे। इसका दूसरा नाम है पेप्टाइडोग्लाइकॉन, पेप्टाइडोग्लाइकॉन। अगर ये क्वेश्चन आ जाए ए में तो क्या दे दे आपको, म्यूकोपेप्टाइड, और ब में दे दे सेलुलोज, और स में दे दे पेप्टाइडोग्लाइकॉन, तो चौथा उत्तर दे दिया ए और स, तो क्या आएगा, ए और स, ब नहीं आएगा, सेलुलोज नहीं आएगी। तो ये ध्यान देने की बात है, दोनों को दोनों याद रखने चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है म्यूकोपेप्टाइड, ये आ गया इसके अंदर। अब इसके बाद में आता है आपके अगला क्वेश्चन है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कितने राइबोसोम राइबोसोम का प्रकार है यूकेरियोटिक कोशिका में, ध्यान से सुनो, प्रोकैरियोटिक नहीं बोल रहा हूं मैं, यूकेरियोटिक बोल रहा हूं कि प्रोकैरियोटिक में 70 है, तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम पाए जाते हैं। ध्यान से सुनो, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं इसमें, क्योंकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं के जीवद्रव्य में तो होता है 80 और माइटोकॉन्ड्रिया इतलाक में होता है 70। तो तीसरा क्वेश्चन क्या बताया मैंने, यूकेरियोटिक, यूकेरियोटिक, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में राइबोसोम पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। तो देखो प्रोकैरियोटिक में 70 होता है, यूकेरियोटिक में 70 और 80, 70 एंड 80 दोनों प्रकार के पाए जाते हैं, दोनों, ध्यान देना, दोनों पाए जाते हैं, क्योंकि 70 माइटोकॉन्ड्रिया और हर इतलाक में पाए जाते हैं और 80 जीवद्रव्य में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके इसमें, अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, अगर मान लो अगर ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो कशाभिका पाई जाती है उसका व्यास है, देखो क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक कोशिका की कशाभिका का व्यास होता है, व्यास होता है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, ये व्यास होता है 0+9, कणिका या तंतु कुछ भी आ सकता है, तंतुओं में, तंतुओं में, और यही ये तो ये है। अगर यही अपने यूकेरियोटिक की बात करें तो यूकेरियोटिक में क्या हो गया, 2+9, 2+9, तो अपन प्रोकैरियोटिक की बात करते 0+9 होता है, केंद्र के जो तंतु इसमें अनुपस्थित होते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में या जीवाणु में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो कंपटीशन में कई बार पूछ लिया जाता है, जनरली आजकल ये पूछते हैं।
प्रोकैरियोटिक या जीवाणु कोशिका में, प्रोकैरियोटिक कोशिका या जीवाणु में, जीवाणु के अंदर प्रोकैरियोटिक या कोशिका या जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोकैरियोटिक कोशिका या जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के समतुल्य रचना होती है, तो बताओ कौन सी होती है। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ जो माइटोकॉन्ड्रिया जो शोषण का काम कर रहा है, तो इसमें कौन सी रचना होती है जो शोषण का काम करती है, मीजोसोम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपके आएगा भाई, मीजोसोम, मीजोसोम। या इसको एक नया नाम आजकल तो कई बार इसको बोलते हैं मध्यकाय, मिडल बॉडी, मध्य में पाई जाती है बॉडी। देखो कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपका कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, कंपटीशन में आए हुए हैं, टीचर कंपटीशन में या अन्य कंपटीशन में आए हुए हैं। तो देखो इसमें हाँ एक और अच्छा क्वेश्चन है, एक अच्छा क्वेश्चन और है, प्रोकैरियोटिक कोशिका की गुणिता होती है। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आजकल के, ये कैसे भी है। ये अगला क्वेश्चन है, ये जेट आईसीआर सब के अंदर ये है। प्रोकैरियोटिक कोशिका या जीवाणु की गुणिता, ध्यान दें क्या पूछ रहा हूं मैं, गुणिता होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका की गुणिता होती है हमेशा ध्यान देना, हमेशा वर्ड, हमेशा अगुणित या अगुणित, हमेशा क्या होती है, अगुणित होती है। बहुत अच्छी बात है ये, अगुणित एन। जबकि यूकेरियोटिक कोशिका में अगुणित भी हो सकती है और द्विगुणित भी हो सकती है। इस प्रकार देखो अभी मैंने आपको ये 5-6 क्वेश्चन मेन देखो, ऐसे तो बढ़ाने को कई क्वेश्चन बढ़ा देंगे अपन, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जैसे मान लो ये संचित भोजन है तो ये ग्लाइकोजन है, इसमें क्या है स्टार्च है, और भी है ना, इसमें जैसे अतिरिक्त रचना पाई जाती है जो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती है, यूकेरियोटिक में नहीं पाई जाती है, वर्ताकार डीएनए, मीजोसोम, ये ऐसी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और इसमें प्लाज्मोडेस्माटा वगैरह ये है। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी ऑथेंटिक गाइड का सपोर्ट भी ले सकते हैं और इसको ध्यान से पढ़ें। मैंने ये क्वेश्चन बताए, ये एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चनों का हमेशा कंपटीशन में दोहरान होता है, इसलिए इनको ध्यान से पढ़े। ठीक है, चाहे जेट हो, चाहे नीट हो, और चाहे आपके रिट हो, या कोई टीचर कंपटीशन हो, या अन्य कोई कंपटीशन हो, उसमें आते हैं। प्लीज आप एक बात का ध्यान रखें, ये जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ, मैं मेरे साथ साथ आप भी मेहनत करें। आपकी मेहनत यही है कि आप इस जो वीडियोज है उनको लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपको बायोलॉजी विथ डायग्राम में पढ़ाऊंगा ताकि आपके समझ में आ जाए, और मेन चीज बताऊंगा जो आपके कंपटीशन में काम में आती है। ठीक है, और फाउंडेशन में काम में आती है। तो आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी दीजिए। केवल आपको तो ये काम मेरा है, बताना समझाना, आपका काम है लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना। प्लीज आप ये काम करें। ठीक है, धन्यवाद।